हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोग को AC2 इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इसमें आप लोग को 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। 1 मार्क्स के जो 20 क्वेश्चन कराएंगे वो आप 10 से 15 मिनट में कवर कर सकते हैं, लेकिन जो 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन कराएंगे इसमें थोड़ा अधिक समय देकर और फोकस तरीके से आपको 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपको ना ही कोई और वीडियो देखना है, ना ही कोई और PDF देखना है, बस आपको 15 क्वेश्चन कर लेना। इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग जो 4 क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में लिखने को, 6 क्वेश्चन वैसे दिया जाता है, 4 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। और इसमें यानी इस वीडियो में आप लोग को 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। यानी 3 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, जो 6 क्वेश्चन बताएंगे उनसे 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आप लोग का सिलेबस है। देखिए टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस देखने का अब कोई आवश्यकता है नहीं। तो यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट, नेचर और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के प्रकार क्या क्या हैं, कैसी प्रकृति है, ये आप लोग का सिलेबस है। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 भागों में बांटा गया है, एक माइक्रो होता है और एक होता है मैक्रो। माइक्रो में छोटे जो संसाधन होते हैं उसको पढ़ा जाता है और मैक्रो में बड़े बड़े क्षेत्र को पढ़ा जाता है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा, तो पहले आप लोग समझ लीजिए अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ मतलब आप लोग जानते हैं, अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा, धन। क्या कहते हैं? धन। और शास्त्र मतलब क्या हो गया? अध्ययन। यानी धन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? तो धन का अध्ययन कहलाएगा अर्थशास्त्र। ये आप लोग सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं अगर अर्थ पूछा जाए, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? परिभाषा। तो ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है लेकिन ईजी है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चुनाव का अध्ययन कराता है। देखिए आप लोग थोड़ा कह सकते हैं लैंग्वेज कठिन है, लेकिन बता देते हैं आप लोग को। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधन, सीमित संसाधन मतलब क्या क्या हुए? जैसे सीमित संसाधन, पैसा क्या है? सीमित है। अब समय क्या है? सीमित है। ये सब सीमित संसाधन है के वैकल्पिक, यानी पैसा और समय के उपयोग। वैकल्पिक मतलब ऑप्शन, यानी वैकल्पिक मतलब कह सकते हैं आपके पास 2-3 ऑप्शन है, यानी सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के बीच चुनाव का अध्ययन। यानी हम पैसा किस तरह खर्च कर रहे हैं या समय को किस तरह खर्च कर रहे हैं, उसी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, एक है माइक्रो जो यहाँ आप देख सकते हैं और नीचे है मैक्रो। आप लोग को याद रखना है, मैक्रो को हिंदी में कहते हैं समिष्ट और जो माइक्रो है उसको कहते हैं सूक्ष्म। यानी जब भी आप अगर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स कंपटीशन लेवल का, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक है माइक्रो जिसमें बहुत छोटे छोटे क्षेत्र आते हैं, और जो मैक्रो है उनमें अत्यधिक यानी सबसे बड़ा क्षेत्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता है। इनमें बैंक पढ़ेंगे, आय, रोजगार, ये सब पढ़ेंगे आप माइक्रो में। तो पहले देखते हैं माइक्रो यानी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत मतलब कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति को लेकर, उत्पादक, फॉर्म, वस्तु। फॉर्म मतलब क्या कर सकते हैं? तो फॉर्म मतलब यानी कोई भी आप सामान को बना रहे हैं तो उसको कह सकते हैं फॉर्म की कीमत तथा बाजार के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वह व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक, फॉर्म, वस्तु की कीमत और तथा बाजार के व्यवहार का अध्ययन करता है। और जो समिष्ट अर्थशास्त्र है मतलब जो मैक्रो अर्थशास्त्र है वह, उसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो मैक्रो अर्थशास्त्र में समिष्ट अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था की आय, रोजगार, सामान्य और मूल्य स्तर और आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। यानी इनमें बड़े बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, और जो माइक्रो है उनमें छोटे छोटे क्षेत्रों को कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है? तो सकारात्मक अर्थशास्त्र मतलब होता है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों यानी जो फैक्ट हैं और कारण परिणाम हैं संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें मूल्य निर्धारण शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मानक अर्थशास्त्र क्या है? तो मानक अर्थशास्त्र बताता है कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए और इसमें मूल्य निर्णय तथा सुझाव शामिल होते हैं। मूल्य निर्णय मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट को कितना आप उसका मूल्य लगा रहे हैं, यानी कितना दाम पर बेच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स है, 1 मार्क्स में नहीं तो 5 मार्क्स में फिक्स है ये क्वेश्चन आएगा।
केंद्रीय आर्थिक समस्या का मुख्य कारण असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच उत्पन्न होने वाली कमी है। देखिए, अगर बढ़िया से समझना हो तो एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए झारखंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज है, तो कोयला है। क्या है? कोयला है। और कोयला सीमित संसाधन है और हम लोग चाहते हैं कि असीमित उपयोग करना। तो यह क्या हो गया? इसे आप कह सकते हैं केंद्रीय आर्थिक समस्या। 7वां प्रश्न देखते हैं, उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। ये तो आप लोग इजीली समझ पाए होंगे। यानी इसका उदाहरण बढ़िया हो सकता है कि आप 10 रसगुल्ला खा सकते हैं और 10 मिल गया, तो यह क्या हो गया? उपयोगिता। आगे बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त उपभोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे सीमांत के वो कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आप लोग 10 रसगुल्ला खाते हैं और 10 से यहाँ अधिक है, यानी यहाँ मान सकते हैं 12 या 15 मान सकते हैं। मान लें 15 है, तो यह क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। जैसे देखिए, उदाहरण से ही समझिए। मान लीजिए 10 रसगुल्ला था, तो सीमांत उपयोगिता क्या बताया था कि 10 रसगुल्ला है, आप 10 खा सकते हैं और आपके पास है कितना? 15। तो ये बताया था सीमांत उपयोगिता। और घटती सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा? ये 15 जो 5 बचा, 10 तो आप खा गए तो बचा कितना? 5। और 5 को भी कोई अगर खा जाए तो इसको क्या कहेंगे? घटती सीमांत उपयोगिता। आशा कर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मांग क्या है? ये सब आप लोग इकोनॉमिक्स का जो भाग है, ये सब आप लोग इंट्रो में ही पढ़ेंगे। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता हो। ये भी आप लोग इजीली समझ गए होंगे। जैसे आप लोग इसका अभी उदाहरण रसगुल्ले से ले सकते हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता निश्चित समय में और निश्चित कीमत पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता हो। यानी आपके पास रसगुल्ला खरीदने की इच्छा भी हो और साथ में आपके पास संसाधन भी हो, समय भी हो। यानी खरीदने के लिए संसाधन क्या होगा? तो रुपया होगा, यानी पैसा होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, मांग का नियम क्या कहता है? तो मांग का नियम कहता है, अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है। देखिए, आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लें 10 का रसगुल्ला है, रसगुल्ला बहुत यूज हो रहा है। मान लीजिए 10 रुपया करके रसगुल्ला है, यानी जो मांग का नियम है उस वक्त कहता है कि 10 रुपया करके अगर रसगुल्ला का दाम है, अगर रसगुल्ला का दाम मान लीजिए 15 रुपया हो गया, तो क्या होगा? निश्चित है कि लोग रसगुल्ले को जो मात्रा में खरीद रहे थे खरीदेंगे, लेकिन कम खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए जब आलू नहीं, प्याज का दाम बढ़ता है। प्याज का जब दाम बढ़ जाता है, जब अभी नॉर्मल लीजिएगा तो कितना मिलता है? 10 से 15। वही आप दुर्गा पूजा के समय लीजिएगा, आ रहा है, तो कितना हो जाता है? 50 से 60। कभी कभी तो प्याज 200 रुपया किलो होता है। तो क्या करते हैं? बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। और वहीं जब प्याज बहुत सस्ता हो जाता है, यानी 10 रुपया किलो हो जाता है या 15 रुपया, तो हम लोग क्या करते हैं? 10 किलो 15 किलो या खरीद लेते हैं। तो यह है मांग का नियम। आगे बढ़ते हैं। मांग का लोच क्या है? तो मांग का लोच क्या हो जाएगा? कीमत, आय या संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता को मांग की लोच कहते हैं। तो इसको समझ सकते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, रसगुल्ला ही मान लीजिए, जिसमें मान लीजिए रसगुल्ला का कीमत घट जाता है, तो क्या होगा? इसके साथ आपका जो संवेदनशीलता, मतलब कह सकते हैं भावना, जो भावना उत्पन्न होगा वो अच्छा भावना उत्पन्न होगा। अगर वहीं प्राइस बढ़ जाता है तो आपका जो संवेदनशीलता यानी भावना है वह थोड़ा गुस्सेला होगा, यानी गुस्सा होगा कि प्राइस क्यों बढ़ा। और वहीं जो संबंधित वस्तु है, अगर उसका कीमत परिवर्तन होता है, उसके कारण जो आपके अंदर भावना उत्पन्न होता है, उसको क्या कहेंगे? मांग का लोच। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन फलन क्या है? तो आंसर देखते हैं। उत्पादन फलन विभिन्न उत्पादन साधनों और उनसे प्राप्त अधिकतम उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को दर्शाता है। जो उत्पादन फलन है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आलू है, आम है और प्याज है, और तीनों के बीच ये तीनों विभिन्न उत्पादन हो गए। यानी मैंने आलू भी उगाया था, प्याज भी उगाया था और आम भी उगाया था, और तीनों से
तीनों का जो अधिकतम उत्पादन है, यानी मान लीजिए मैंने अधिकतम प्याज उगाया था, तो ये जो तीनों का संबंध है उसी के संबंध को क्या कहेंगे? तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, उत्पादन के नियम से क्या तात्पर्य है? यानी उत्पादन मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्कुट बना रहे हैं, तो क्या हो गए? आप हो गए उत्पादक, और जो कंज्यूम कर रहा है उसको कहेंगे उपभोक्ता। उत्पादन के नियम बताते हैं कि उत्पादन साधनों में परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा किस प्रकार बदलती है। यानी सामान्य नियम है, यानी आप अगर मान लीजिए 10 मजदूर आप लोगों के पास है, 10 मजदूर है, अगर आप 10 से अधिक मजदूर करेंगे, जो उत्पादन होगा, उत्पादन की क्षमता होगा, वो भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मात्रा जो लिखा है किस प्रकार बदलती है, यानी अगर आप कम कर देंगे मजदूर तो कम प्रोडक्ट आपका तैयार होगा। यही सामान्य नियम था, आप लोग समझ पाए होंगे। 15वां प्रश्न है, लागत क्या है? वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन साधनों पर होने वाले कुल व्यय को लागत कहते हैं। जैसे ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्कुट बना रहे हैं, उस पर कितना खर्च हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब, यानी बेच रहे हैं, जब बेचेंगे तो लाभ कमाएंगे, वो अलग है। आप किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? लागत। आगे बढ़ते हैं। कुल आय क्या है? यानी टोटल रेवेन्यू। किसी वस्तु को बिक्री से प्राप्त हुए कुल आय को कुल आय कहते हैं। यह कीमत और बेची गई मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्कुट निर्माण कर रहे हैं, और बिस्कुट का जो कीमत है वह आप 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये क्या हो गया? आपको हो सकता है बनाने में 3 रुपये, 2 रुपये या कम भी लगा हो, या 4 रुपये भी लगा हो, और जो टोटल प्राइस आप बेच के कमा रहे हैं वह क्या होगा? तो वह होगा कुल आय। और वही जो कुल आय है, यानी जो 5 रुपये है, यही मात्रा, यह बेची गई मात्रा के गुणनफल होता है। ये जो 5 रुपये है, यह बेची गई मात्रा के गुणनफल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? आप लोग सुनते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब कंपटीशन, यानी आपके बहुत कंपटीटर हैं। कंपटीटर मतलब कह सकते हैं जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेम एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आपके क्या हुए? बहुत कंपटीटर हैं। यानी आपको अगर आगे निकलना है तो उन सबसे अधिक मेहनत करना होगा। वही प्रतियोगिता मतलब, यानी बहुत कंपटीशन देने वाला है। मान लीजिए मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, SKMU के 5-6 शिक्षक पढ़ाते हैं, तो मेरे जो और 4-5 हैं, जो और 4-5 पढ़ाते हैं SKMU को, वो सब कौन हो गए? वो सब मेरे हुए कंपटीटर, यानी मेरे प्रतियोगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार है जिसमें अनेक खरीदार विक्रेता होते हैं और वस्तु समान होती है तथा फॉर्म कीमत स्वीकार करती है। यानी जो आप लोग को बताएं उदाहरण कि मान लीजिए SKMU के लिए पढ़ा रहे हैं, कितने 5 या 6 पढ़ा रहे हैं, तो जो बाकी हैं, हम लोग तो प्राइज़ नहीं लेते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर आप लोग को समझाएं। 18वां प्रश्न देखते हैं, एकाधिकार क्या है? एकाधिकार मतलब आप लोग समझ सकते हैं मोनोपोली। देखिए, एकाधिकार को कह सकते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, केवल आप ही बना रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो कोई नहीं बना रहा है, यानी आप क्या कह सकते हैं? उसमें आपको एकाधिकार है, केवल आप ही तैयार कर सकते हैं। या कोई प्रोडक्ट ऐसा जो केवल आप ही बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया? आपका एकाधिकार हो गया। तो एकाधिकार क्या हो जाएगा? एकाधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का एक प्रमुख विक्रेता होता है, यानी एक ही विक्रेता होता है, उसी को क्या कहेंगे? तो एकाधिकार। और निकट विकल्प सीमित होते हैं, यानी उसके निकट विकल्प सीमित होंगे, यानी ऑप्शनल, जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वह उसमें उसका एक ही अधिकार होगा। जैसे मान सकते हैं बिस्किट, मान लीजिए बिस्किट ही उदाहरण लेते हैं। बिस्किट है, बिस्किट केवल एक ही कंपनी का मिल रहा है, कोई भी कंपनी आप मान सकते हैं, तो वह कंपनी, और बिस्किट के विकल्प पर अगर बिस्किट उपलब्ध नहीं है तो आप निमकी या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, चनाचूर, ये सब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एकाधिकार क्या हो जाएगा? बिस्किट केवल एक ही व्यक्ति बना रहा है, तो ये हो जाएगा एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा संतुलन कीमत निर्धारित होती है। आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर मांग बढ़ने लगा, जैसे बोलें आप लोग को प्याज में, अगर प्याज का देखते हैं रेट कैसे हाई होता है? रेट तभी हाई होता है अगर मांग बढ़ गया, यानी प्याज का शॉर्टेज है, यानी बहुत कम मात्रा में प्याज है, तो क्या होगा? प्याज का रेट बढ़ जाएगा, जिससे क्या फिक्स होगा कि कंज्यूमर कम खरीदेगा, बहुत कम इस्तेमाल करेगा, जिससे प्राइस हाई रहेगा और जो
क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम रहेगा और प्राइस हाई रहेगा। वहीं प्याज, जैसे प्याज के सही समझते हैं, अगर प्याज अधिक रहेगा तो जो वैल्यू होगा यानी जो कीमत होगा वह कम रहेगा। अगर वहीं प्याज कम रहता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत इसी प्रकार निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं 1 मार्क्स के। एकाधिकार में कीमत और उत्पादन कैसे निर्धारित होते हैं? तो एकाधिकार में फर्म सीमांत आय और सीमांत लागत की समानता के आधार पर उत्पादन निर्धारित करके कीमत तय करती है। तो समझ सकते हैं जैसे जो सीमांत आय है यानी किसी भी आप प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं उसमें कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है और उसको बनाने में कितना लग रहा है, उसको बेच रहे हैं तो कितना पैसा हो रहा है। तो ये हो गया सीमांत लागत और ये हो गया सीमांत आय। उसी के आधार पर उत्पादन निर्धारित होता है और कीमत भी निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखिए। आप लोग को 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हम करा देंगे, मोस्ट BBI क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग को 6 इंपॉर्टेंट, और हर क्वेश्चन को आप अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार पढ़िएगा। ये सारे BBI क्वेश्चन हैं, बस आप लोग को एक बार बताते हैं कि इतना पढ़ लीजिए। इसके बाद कोई ना ही PDF ना ही कोई और वीडियो करना होगा, बस इतना करना है। तो यह वीडियो केवल देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर आप लोग के पास समय कम है तो 6 इंपॉर्टेंट या 7 भी बता देंगे इंपॉर्टेंट, वो करके जाइए, आप लोग पासिंग मार्क्स प्लस ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। अर्थव्यवस्था की प्रकृति मतलब उसके विषय में जानना है, कैसा है, क्षेत्र कौन कौन से हैं। सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग को इसमें यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। तो आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ये तो आप लोग को शुरू में ही बताएं, जो मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों के बीच चुनाव का अध्ययन करता है। मनुष्य के पास आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित होते हैं। जैसे हम लोग के पास, हम लोगों का भी इच्छाएं जो होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे हम लोग चाहते हैं गाड़ी लेना, बंगला लेना, लेकिन जो संसाधन होते हैं यानी जो जिसके लिए अगर आप चाहते हैं गाड़ी लेना, बंगला लेना, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको संसाधन चाहिए। यानी हमारे होते हैं असीमित आवश्यकताएं, हमको बहुत कुछ, हर चीज़ मिलने के बाद कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। तो जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनके लिए होते हैं हमारे पास सीमित संसाधन, उनके बीच चुनाव का अध्ययन करता है। मनुष्य के पास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित संसाधन होते हैं, ये हमेशा रहेगा, कितना भी पैसा हो जाएगा आप लोगों के पास फिर भी। और उन संसाधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसीलिए यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके किस प्रकार किया जाए ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। यानी सिंपल तरीके से मान लीजिए, समझाते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास पैसा कितना है, मान सकते हैं 100 रुपया, और सबसे बढ़िया क्या हो सकता है जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। मान लीजिए आप लोग चाहते हैं तो बहुत कुछ लेना, लेकिन आप लोग के पास कितना है, संसाधन सीमित है, तो सबसे बढ़िया जो 100 रुपया में मिल जाए उसी को लेकर आप संतुष्ट हो गए तो वह क्या हो गया, तो उसी का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। यानी 100 रुपये का उचित उपयोग कैसे कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए इसके कुछ प्रमुख पक्ष हैं। पहला है यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा है यह संसाधनों के उपयोग और उनके वितरण का अध्ययन करता है, यानी उपयोग कैसे करना है और वितरण मतलब यानी कैसे बांटना है। तीसरा है यह उत्पादन, उपभोग, विनियम मतलब क्या होता है, एक वस्तु के बदले आप कोई दूसरा वस्तु दे रहे हैं तो विनिमय हो गया। और वितरण जैसी आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र में सकारात्मक तथा मानक दोनों प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ प्रकृति। दूसरा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें उपभोक्ता व्यवहार, मांग, उत्पादन, लागत, आय, बाजार, कीमत निर्धारण, रोजगार, आय और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इनके क्षेत्र हैं अर्थशास्त्र के। और अगला देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, यानी जो एक व्यक्ति को ज़रूरत हो उसमें पढ़ते हैं सूक्ष्म। अगर आप लोगों को एक व्यक्ति के विषय में समझना है तो आपको पढ़ना है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगर आपको पूरा देश के विषय में जानना है तो आपको पढ़ना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, इकाइयों का अध्ययन करता है।
इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, किसी विशेष वस्तु की कीमत, मांग, उत्पादन और बाजार का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में क्या परिवर्तन होगा, और यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय है। आप लोग समझ गए होंगे। इस काफ़ी डिस्क्राइब करके आप लोग को 1 मार्क्स में ही बता दिए ताकि आप लोग को समझने में यहाँ आसानी हो। इसके विपरीत समष्ट अर्थशास्त्र जो होता है वह पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार, बेरोजगारी, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ गए होंगे दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी जो माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति का अध्ययन कराता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से समझने के लिए दोनों अध्ययन आवश्यक हैं। आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वह आप लोग को बहुत डिटेल से बता दिए 1 मार्क्स में। तो पहला प्रश्न आप लोग को करके ही जाने, पहला प्रश्न कर लीजिएगा तो लगभग आप 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएगा फिक्स है, आप कर पाइएगा। जो सेकंड प्रश्न है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के कारण तथा उनके प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोग को एग्जाम से जाने से पहले 2 से 3 बार फिक्स से पढ़ के जाना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक समस्या अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। इसका मुख्य कारण मानव की असीमित आवश्यकताएं और उन्हें पूरा करने वाले संसाधनों की सीमितता से है। मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग अमीर होते जाते हैं धीरे धीरे, तो हम लोग की आवश्यकताएं बढ़ती रहती है। जैसे मैं पहले वीडियो बना लेता था अपने पुराने फ़ोन से, यानी यही फ़ोन से बना लेता, लेकिन अब लगता है कि न्यू फ़ोन चाहिए, तो थोड़ा पैसा आ गया यूट्यूब तरफ से, तो लगता है कि न्यू फ़ोन लिया जाए। इसी तरह आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन भूमि, श्रम मतलब मेहनत, पूंजी और प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये जो संसाधन ये सभी सीमित मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इन संसाधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यानी इनका केवल, जैसे कि भूमि का केवल उपयोग ज़मीन घर बनाने के लिए ही नहीं, घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए भी है, पेड़ उगाने के लिए, ये सब अनेक वैकल्पिक मतलब बहुत सारे उपयोग हैं। पूंजी का भी, यानी जो पैसा होता है उनका भी बहुत सारे उपयोग होता है। इसी कमी और वैकल्पिक उपयोग के कारण चुनाव का समस्या उत्पन्न होती है। यदि किसी संसाधन का उपयोग एक कार्य में किया जाता है तो उसका उपयोग दूसरे कार्य में नहीं किया जा सकता। अगर आप मान लीजिए ज़मीन पर घर बना लेते हैं तो आप उसी ज़मीन पर खेती नहीं कर सकते हैं। फूल उगा सकते हैं, छोटे छोटे फसल लगा सकते हैं, लेकिन आप वहीं धान, गेहूँ ये सब नहीं उगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए व्यक्ति, फर्म और सरकार को यह तय करना पड़ता है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार हो सकता है। यानी जो संसाधन है, आप चाहें तो घर बना लें या खेती कर लें। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला समस्या क्या है, तो क्या उत्पादन किया जाए, यानी कौन सी चीज़ करना है, आपको घर बनाना है या फसल उगाना है। अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। उदाहरण के लिए उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। जैसे मान सकते हैं, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो कितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, 5 या 6, तो ये क्या हो गया, चुनाव करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा समस्या क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए। तो पहला पढ़ें, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। इसमें उत्पादन की तकनीकी का चुनाव किया जाता है। अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीकी अपनाई जाए या पूंजी प्रधान तकनीक, यानी कौन सी चीज़ें आप लोगों को फसल के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए धान उगा रहे हैं, अगर आपके पास अधिक रुपया है तो क्या कीजिएगा, आप तकनीकी का प्रयोग करके उगा लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास पूंजी की कमी है तो क्या कीजिएगा, श्रम प्रदान हो सकता है, जहाँ आप ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं वहाँ आप बैलों से काम चला लीजिएगा। तो यह क्या हो गया, यह हो गया कैसे उत्पादन किया जाए, दूसरा समस्या। तीसरा समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे चावल उगाया जाता है तो किसके लिए उगाया जाता है, तो लोगों के लिए। इसका संबंध उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से है। यह तय करना होता है कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों को उत्पादित वस्तुओं
का कितना हिस्सा प्राप्त होगा। ये तो आप लोग समझ पाए होंगे। चौथी समस्या देखते हैं। संसाधनों के पूर्ण और कुशल उपयोग की है। उपलब्ध संसाधनों का ऐसा उपयोग होना चाहिए जिसमें बेरोजगारी और संसाधनों की बर्बादी कम हो। यानी ऐसा उपयोग करना है, यानी कुशल यानी उचित रूप से उपयोग हो, और संसाधनों का ऐसा उपयोग हो कि कम से कम बर्बादी हो और कम से कम, जिससे कम बेरोजगारी भी हो। आगे बढ़ते हैं। अतः केंद्रीय आर्थिक समस्याएं वास्तव में कमी, चुनाव और अवसर लागत की समस्या है। संसाधनों के विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से उपयोग द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी आपके पास अगर सीमित संसाधन है, मान लीजिए आप लोग के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया में ऐसा चीज़ खरीदिए कि आपको खुशी हो, पछताए नहीं कि यह ना मिल पाए। तो इसी का चुनाव ही क्या कहेंगे। तो अच्छे तरीके से आप चुनाव कर पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र। काफ़ी डीप सब्जेक्ट, मस्त आप लोग समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि कैसे उपयोग करना है संसाधनों का। देखिए तीसरा प्रश्न है उपयोगिता। ये भी क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है पहले से 7 नंबर तक, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट के जो क्वेश्चन लेता हूँ वो इम्पोर्टेंट लेता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं 15 नंबर तक उसमें आप लोग को बताते हैं। पहला से आप लोग को 6वां नंबर या 7वां नंबर तक एकदम धैर्य से पढ़ना है, और 3 से 4 बार या कम से कम हो सके तो आप लोग 5 बार पढ़ लीजिएगा 6 नंबर तक। 6 नंबर तक 7 नंबर आप 1 बार या 2 बार 7 नंबर को पढ़िएगा। 1 से 6 नंबर तक इम्पोर्टेंट रखिए, उसके बाद 7 नंबर पढ़ना है। 8 नंबर को स्किप कर सकते हैं। एक बार हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा कि पढ़ लें, क्योंकि आप लोग के पास अगर समय है तो एक क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर 10 नंबर ये तो पढ़ाएं आप लोग को। तो 1 से 6 नंबर को आप 2 से या 3, कम से कम 4 से 5 बार ट्राई कीजिएगा कि पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और नीचे के क्वेश्चन भी 2-3 बार ठीक से आप लोग को पढ़ लेना है। अगर कम समय है तो पहले 1 से 6 क्वेश्चन करना है, उसके बाद नीचे अगर टाइम बचे तो कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।